बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हमने 11th क्लास के फिज़िक्स के चैप्टर 1 का स्टार्ट लिया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ को और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई है। जिन बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी हैं तो उनके लिए तो प्रैक्टिस भी उन्होंने कर ली होगी और समझ भी लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखी तो बच्चों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अदरवाइज आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वीडियोस आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगी। इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के नोट्स लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। 9th क्लास के लिए भी आप लोग फिज़िक्स और 9th मैथ्स के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, इसलिए आप लोगों ने इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और फर्दर बुक्स के भी आप लोगों को नोट्स मिलते रहेंगे। आज हम चैप्टर 1 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है। जो बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अच्छा बच्चों, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस में ना ये टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो हमारे पास थ्योरेटिकली हैं, कुछ इनमें न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, लेकिन जो हमारे पास ये थ्योरेटिकल है ना उनके मैंने नोट्स रेडी किए हुए हैं, मैं वहाँ से आपको रीड करके एक्सप्लेन कर दूंगी और आप लोगों ने एज इट इज़ वैसा ही आंसर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स for the amount of a substance, the kilogram and the mole। हमें क्यों 2 यूनिट्स चाहिए होते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, रादर देन वो किलोग्राम हो या मोल हो। अब मतलब क्या हो, अगर हमने डिफरेंस बताना है कि मोल में और किलोग्राम में क्या डिफरेंस है या इम्पोर्टेंस है इसकी, तो बच्चों इसका आंसर आप लोगों ने इस तरह लिखना है। रीज़न, सबसे पहले आप रीज़न लिख दें कि क्यों इसका है ऐसी वजह। बोथ यूनिट्स द किलोग्राम एंड मोल आर यूजफुल इन डिफरेंट केसेस डिस्कस बिलो। ऐसा इसलिए होता है कि ये दोनों यूनिट्स जो है ना वो डिफरेंट जो कैटेगरीज होती है ना, डिफरेंट टाइम टू टाइम हम यूज़ करते हैं। अब किलोग्राम को हम कभी यूज़ करते हैं, द किलोग्राम इज़ यूज्ड व्हेन वी एक्सप्रेस मैस एज ऑफ अ सब्सटेंस। जब हम किलोग्राम को, हम किसी चीज़ की क्वांटिटी को, वेट को हम शो कर रहे होते हैं, तब हम किलोग्राम को यूज़ करते हैं। किलोग्राम इज़ यूज ऑन मैक्रो लेवल, बड़े लेवल में मैक्रो क्वांटिटी बड़ी होती है तो हम यूज़ करते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कंटेन डिफरेंट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब मोल में क्या होता है, मोल आप लोगों ने केमिस्ट्री जिन बच्चों ने पढ़ी हुई है तो मोल का आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा होगा कंसेप्ट। पार्टिकल्स को जब डिस्कस किया जाता है तब हम मोल का वर्ड यूज किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है इस चीज के लिए, मोल इज यूज्ड when we express number of particles in a substance। मोल कब यूज होता है, जब वो पार्टिकल छोटी छोटी किसी चीज के लिए हम यूज करना होता है ना, तो तब हम मोल को यूज करते हैं। मोल इज यूज्ड फॉर माइक्रो लेवल, छोटे से लेवल के लिए हम मोल को यूज करते हैं। 1 मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन एग्जांपल ये उसके आगे थोड़ी सी दी हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड। 3 बच्चे एक रॉड की लेंथ मेजर करें विद अ स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर एंड रिकॉर्डेड एज दिस दिस एंड दिस। अब उन्होंने जब उन्होंने काउंट कर लिया उस वैल्यू को, तो उसके बाद जो उनके पास वैल्यूज आई है ना, इन ये 3 उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं, विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई। अब इनमें से कौन सी सही है और क्यों है। ठीक है, तो ये हमने बताना है। अब बच्चों इसका जो आंसर है ना वो आप लोगों ने लिखना है कि 0.423। अब ये करेक्ट क्यों है बच्चों, जब भी हम लोग डिवीजन को, वैल्यू को सेंटीमीटर से मिलीमीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं, तो उसको 1000 के साथ डिवाइड करते हैं। 1000 मतलब 30, तो हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स चाहिए, 3 चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे जो करेक्ट आंसर है ना वो 3 डिजिट्स वाला कौन सा है, वो ऑप्शन 3 है, वही हमारा करेक्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, रीजन भी आप लिख दें, द करेक्ट रिकॉर्ड इज 0.0423 because the least count of the scale is 1 millimeter or 0.01 meter, so the length can be prescribably measured up to 3 decimal places, hence 0.4323 is the correct record। क्योंकि हमारे पास इसके डिजिट्स कितने आने चाहिए, 3 डेसिमल प्लेस तक आने चाहिए, इसलिए हमारा 3rd वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं, व्हाई इज किलोग्राम नॉट द ग्राम। किलोग्राम जो है वो ग्राम क्यों नहीं है द बेस यूनिट ऑफ मैस।
बेस यूनिट मैथ का यूनिट आपको पता है किलोग्राम है, पर उन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों है कि हमने किलोग्राम ही रखा हुआ है, ग्राम क्यों नहीं रखा गया, तो इसकी आप रीज़न बताएं। अब बच्चों ऐसा क्यों होता है? द किलोग्राम वाज चूजन एज द SI बेस्ड यूनिट ऑफ मास इंस्टेड ऑफ ग्राम। रीजन, द किलोग्राम वाज कंसीडर्ड एज SI बेस्ड यूनिट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। हम लोग ने क्यों ऐसा किया है कि SI बेस्ड यूनिट के मुताबिक, इंटरनेशनली सिस्टम के मुताबिक हमने किलोग्राम को लिया हुआ है मास का। किलोग्राम इज मोर सुटेबल यूनिट फॉर मास मेजरमेंट इन डेली लाइफ टू मेजर मास ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। किलोग्राम इज वेरी सुटेबल unit in scientific and energy calculation. Gram is a very small unit for many everyday and scientific uses. अब ग्राम जो है ना वो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटा सा क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हल्की फुल्की चीज़ों के लिए ग्राम का वेट यूज़ होता है, पर किलोग्राम क्या हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इफ mass was measured in grams then the measurement would involve large number making them less convenient. For example 500 gram instead of 5 kg। अब एग्जाम्पल भी आप साथ दे सकते हैं कि हमारे पास जब हम ग्राम में कोई वैल्यू लेंगे, हाई वैल्यू, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी वाली वैल्यू को, तो हमें उसके लिए ज़्यादा डिजिट्स का एक तो यूज़ करना पड़ेगा, बजाय कि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें कि ये देखें इस तरह वैल्यूज हमारी बढ़ती जाएंगी। तो क्या हुआ, इंटरनेशनली हमने क्या डिस्कवर किया था कि आप लोग ग्राम नहीं अब किलोग्राम लेंगे। तो ये इसका बेसिक सा रीज़न है कि जो किलोग्राम होता है वो हैवी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, बड़ी क्वांटिटी के लिए, और ग्राम जो होता है वो छोटी क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है। इसलिए हम लोग कभी भी ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब उसे कह नहीं सकते। तो ये सिंपल सी लॉजिक है जो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, कंसीडर द इक्वेशन P इज इक्वल टू QR। हमारे पास एक इक्वेशन दे दी की है जिसमें P बराबर है Q प्लस R के, मतलब दो वैल्यूज यहाँ पे ऐड हो रही हैं तो किसके इक्वल आ रही हैं, P के। इफ Q and R both have the dimensions of MLT, मास, लेंथ एंड टाइम। अगर Q और R की जो डायमेंशंस हैं वो ये हैं, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ P, ठीक है। तो P की डायमेंशंस क्या होंगी, एक तो उन्होंने ये चीज पूछी हुई है, दूसरा उन्होंने पूछा है व्हाट, नेक्स्ट पेज पर है आर द यूनिट्स ऑफ P इन SI। अब P का SI में क्या यूनिट होगा, इफ, और दूसरी चीज ये पूछी, तीसरी उन्होंने पूछी है इफ द डायमेंशंस ऑफ Q वर डिफरेंट। अब अगर Q का डिफरेंट हो जाए फ्रॉम द R, मतलब Q और R डिफरेंट हो जाए, कुड वी डिटरमाइन डायमेंशंस ऑफ P, क्या हम डिफरेंस में P की डायमेंशंस को फाइंड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है और ये हमने फाइंड करके बताना है। अब बच्चों इसका आंसर आप लोगों ने इस तरह लिखना है। पहला वाला था कि डायमेंशंस ऑफ P, उन्होंने कहा है ये व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ P, तो डायमेंशंस ऑफ P क्या होंगे, इन फिजिक्स ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड व्हिच हैव द सेम डायमेंशंस। अब फिजिक्स में क्या होता है कि हम उन्हीं को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। अब इन दोनों की डायमेंशन सेम थी तो इसका मतलब क्या हुआ, सो द डायमेंशंस ऑफ P मस्ट बी एज द ऑफ Q एंड R। अब जब ये इसके इक्वल है तो इसकी जो डायमेंशन है वो सेम इसी की डायमेंशन होंगी ना, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशंस ऑफ P इज MLT, जो Q एंड R की डायमेंशंस थी वही क्या होगी, P की डायमेंशंस हो गई हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है, सिंपल सी बात थी कि P और Q एंड R इक्वल हैं तो उसकी डायमेंशन भी P के इक्वल ही आएगी, सेम वही होगी जो वो है, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा था व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ P इन SI। अब P का SI में यूनिट क्या होगा। बच्चों ये थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि आप लोगों ने जो यूनिट है ना कैसे ड्राइव करना है। आप लोगों ने आंसर यहाँ से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे नोट्स के ऊपर वहाँ पे अवेलेबल था वैसे भी लिख सकते हैं। शॉर्ट ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, अगर आप लोगों को लॉन्ग में आ जाता है तो आप इस तरह करके उसको एक्सप्लेन कर दें। ऐसे यूनिट ऑफ P इज मैस, लेंथ और टाइम, ये तीन उन्होंने हमें यूनिट्स दिए हुए हैं ना, जो क्वांटिटीज दी हुई हैं। तो मैस की हमारे पास क्या होता है यूनिट, किलोग्राम। kg का, लेंथ का क्या होता है हमारे पास, मीटर का, वो किस में होता है, मीटर, m स्मॉल m में, t टाइम इज सेकंड, ठीक है, सेकंड में होता है टाइम का और वो स्मॉल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों को उन्होंने मल्टीप्लाई करके लिखा है, तो मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखेंगे किलोग्राम, मीटर, सेकंड को, तो P विल बी kg, मीटर और सेकंड, ये उसका क्या बन जाएगा, ऐसा ही यूनिट बन जाएगा, ठीक है। यही चीज चाहे तो बच्चों आप लोग ये लोग लिख लें, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके लिख दिया, ऐसे ही आप लोग वहां पे कॉपी कर लीजिएगा, आपके आंसर में ऐड कर लीजिएगा, तो ये आप लोगों का आंसर ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा।
जैसे कि यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, ऐसे यूनिट ऑफ पी द डायमेंशंस ऑफ MLT रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी विच इन्वॉल्व मास लेंथ एंड टाइम, सो द पी विल बी द केजी मास एंड सेकंड। ठीक है, मीटर एंड सेकंड। तो ये चीज़ डायरेक्ट आ गई, मैंने वहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन करके लिख दी है, आप लोग वैसे भी लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड उन्होंने कहा था हमसे, क्या पूछा गया है कि अगर उन दोनों की डायमेंशंस डिफरेंट हो जाए, क्यू एंड आर की डायमेंशंस डिफरेंट हो जाए, तो क्या हम लोग ये पॉसिबल है कि पी की डायमेंशंस को फाइंड कर सकें? तो बच्चों नहीं, अगर फिजिक्स में ये अलाउ ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कह लें कि अगर दो डिफरेंट डायमेंशंस लें तो हम उसे सॉल्व कर सकें। नो वी कैन नॉट ऐड फिजिकल क्वांटिटीज विद डिफरेंट डायमेंशंस if the dimensions of q were different from those of r, equation p is equal to q plus r। अगर इन दोनों की ही डायमेंशंस ऑपोजिट हो गई हैं तो हमारी तो पॉसिबल नहीं है कि p की डायमेंशन को फाइंड कर सके, विल बी बिकम फिजिकली इनकरेक्ट, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगी। सो वी कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ p। ठीक है, डायमेंशन सेम होंगी तो ही हम p की डायमेंशन को फाइंड कर सकें, अगर जैसे ही डिफरेंट होगी तो हम इसकी डायमेंशन को फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं साथ के साथ इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ क्लॉक इफ इट हैज। अब लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है। ऑप्शन ए में हमारे पास आवर्स हैंड और मिनट्स हैंड दे दिए, मतलब और सेकंड, आवर्स भी हैं, मिनट्स भी हैं और सेकंड भी हैं, तो उसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होगा। दूसरी कंडीशन है हमारे पास या तो आवर्स हैं या मिनट्स हैं। एक कंडीशन में हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो सेकंड्स में दी हुई है, मिनट्स में भी दी हुई है, आवर्स में भी दी हुई है, उन्होंने लीस्ट काउंट सबसे छोटी वैल्यू बताएं। तो बच्चे हमें छोटी वैल्यू को देखते हुए पता चल जाएगा कि उसकी सबसे छोटी लीस्ट काउंट क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ से आवर्स है, मिनट्स है, तो मिनट्स को देखते हुए हमें पता चलेगा। अब इसका आंसर आपने लिखना कैसे है। क्वेश्चन को अगर समझ लेंगे तो आंसर आप अपनी वर्डिंग में खुद भी लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आप लोगों ने एज इट इज मेरा ही कॉपी करना है या किसी और टीचर का कॉपी करना है। आप लोग इंग्लिश अगर अच्छी है तो आप लोग अपनी वर्डिंग को चेंज कर सकते हैं। जी बच्चों, अब इसमें क्या चीज़ उन्होंने हमें कही है, हेडिंग दे दें कि लीस्ट काउंट क्या होता है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू डेट एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेजर एक्यूरेटली इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। अब कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है हम यूज़ करते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू को काउंट करने के लिए, वो क्या कहलाता है, लीस्ट काउंट। अब आवर्स, मिनट्स और सेकंड में हमारे पास हमें पता है द सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक मूव्स इन स्टेप ऑफ 1 सेकंड। अब जो क्लॉक है ना वो किस फॉर्म में चल रही होती है, सेकंड्स में, टिक टिक टिक, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इस तरह करके वो रोटेट कर रही होती है ना। तो इन तीन में सबसे लीस्ट काउंट इन द क्लॉक, द स्मॉलेस्ट मेजरेबल टाइम इंटरवल इज 1 सेकंड। सो लीस्ट काउंट विल बी 1 सेकंड। अब सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 1 सेकंड की होती है, जिसको हम देख रहे होते हैं। तो क्या होगा, इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 सेकंड। सेकंड में क्या कह रहे हैं, आवर्स एंड मिनट्स में, तो विदाउट सेकंड हैंड, अब उसमें सेकंड्स नहीं है। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल यू कैन क्लियरली रीड इज 1 मिनट। अब हम कह रहे होते हैं 1:05, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, इस तरह करके कर रहे होते हैं ना काउंटिंग। चलो जी, बेल हो गई, छुट्टी। सो द लीस्ट काउंट विल नॉट बी 1 मिनट। ठीक है, विल बी 1 मिनट, नॉट, सॉरी मैंने बोल दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हमारा सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मिनट हो जाएगी। जब हमारे पास सेकंड है तो आप लोगों ने लिख देना है 1 सेकंड। ठीक है, लीस्ट काउंट में मिनट्स है तो आप लोगों ने लिख देना है 1 मिनट। सिंपल सा आंसर है, इसमें कोई बेसिक इतना समझने वाली कंफ्यूजन वाली चीज़ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास 6 दिया हुआ है, हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ रॉड पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग मीटर रूल विद द सेम एक्यूरेसी एज दैट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, डिस्क्राइब। अब बच्चों ने कहा है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पेंसिल्स के को डायमीटर को राउंड वो करना है, मेजर करना है। उसके लिए आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर को यूज़ नहीं करना, आपने क्या यूज़ करना है, मीटर स्केल को, मीटर रूलर को, इंची टेप जिसको कहते हैं, जो टेलर इस्तेमाल करते हैं, धागा टाइप या कुछ भी जो होता है, आप लोगों ने वो ले लेना है। उसके साथ आप लोगों ने उसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अब क्या मेथड है, आप डिस्क्राइब करें कि हम कैसे उसको कर सकते हैं ना। टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ राउंड पेंसिल, बच्चों सिंपल सी चीज़, आप डायमीटर जो पेंसिल्स का आप लोगों ने एक पेंसिल की आप लोगों ने फाइंड करनी है ना कि उसके क्या वो आ रही है, लेंथ आ रही है। तो आप लोगों ने इसका कैसे काउंट करना है कि आप लोगों ने बंडल ले लें 4-5 का, जितने का भी 6, 7, 8, 9, 10 आपके ऊपर, अपने के ऊपर है, उन सबको राउंड बंडल की फॉर्म में पकड़ लें। ठीक है, जिस मुट्ठी में हम एक चीज़ पकड़ लेते हैं ना, वैसे करके पकड़ लें। अब उसके इर्द गिर्द राउंड फॉर्म में इंची टेप को रोटेट कर लें। राउंड फॉर्म में जब इंची टेप को रोटेट कर लिया तो उसके जब एंड पॉइंट तक आपकी जो वैल्यू आ रही है
उस वैल्यू को ले लें और जितनी हमने पेंसिल्स ली है ना उसके साथ उसको डिवाइड कर दे तो आपके पास 1 पेंसिल की साइज आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ राउंड पेंसिल बाय यूजिंग अ मीटर रूलर विद सेम एक्यूरेसी एज द वर्नियर कैलिपर वी विल हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, सबसे वन क्या है, गैदर सेवरल आइडेंटिकल राउंड पेंसिल्स एट लीस्ट 5, कम से कम वो 5 होनी चाहिए। एक जैसी आप लोगों के पास 5 पेंसिल्स होनी चाहिए। अलाइन द पेंसिल साइड बाय साइड ऑन अ फ्लैट सरफेस, अब पेंसिल को एक साथ एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रख लें। यूज द मीटर रूलर टू मेजर द टोटल विड्थ ऑफ द अलाइंड पेंसिल्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, मतलब इस तरह करके आप लोग पेंसिल्स रख लें। अब ये देखें यहाँ पे आप लोगों के पास पेंसिल्स आइडेंटिकल नहीं है, मैंने जो शो की हैं आइडेंटिकल लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब कि आपके पास पेंसिल सेम होनी चाहिए। उनको रख लिया, इंची स्टेप रख ली उसके ऊपर। टेक द मेजरमेंट एट the outermost point of the first and last pencil. This will provide you the combined diameter of all pencil. अब इससे क्या होगा, जब आपने पूरी लेंथ ले ली है, बंडल की फॉर्म में ले लें या आप लोग इस तरह करके ले लें, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों के पास टोटल लेंथ आ गई है। अब डिवाइड द टोटल विड्थ बाय द नंबर ऑफ पेंसिल। अब इससे क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल आई है ना विड्थ, उसको नंबर ऑफ पेंसिल के साथ डिवाइड कर देंगे। दिस विल गिव यू द एवरेज डायमीटर ऑफ सिंगल पेंसिल। इससे क्या हो जाएगा कि एवरेज हमारे पास आंसर आ जाएगा। जिसने बच्चों, अगर आप लोगों ने 9th-10th क्लास में अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट किया तो उसके अंदर भी यही था, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज सम कर लेते तो ऊपर तमाम वैल्यूज का डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास मीन आ जाता है। सेम यही चीज मीन को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जब मैथ्स का जिक्र हो ही गया तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चे थक जाते हैं देखते देखते, पूरी वीडियो मुकम्मल नहीं देखते हैं। तो बच्चों 9th क्लास के मैथ्स के नोट्स आप लोगों के लिए लेक्चर्स इस चैनल पर अवेलेबल है, फिजिक्स के भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके साथ साथ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के भी अवेलेबल स्टार्ट हो गए हैं। आप लोगों ने लाजमी सर के लेक्चर्स को प्रॉपर्ली सुनना है, देखना है, वॉच करना है और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। लाइक भी कर दिया करें बच्चों, ये आप लोगों का प्यार होता है हम लोगों के लिए, जो हम लोग इतनी एफर्ट करते हैं हम लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो इतनी सी सपोर्ट आप लोग कर दिया करें कि बस लाइक कर दिया करें। Question number 7. How could be the reading differ if the screw gauge is used instead of vernier caliper to measure the thickness of a glass plate? अब अगर हम स्क्रू गेज को यूज करते हैं, उसकी ग्लास प्लेट की थिकनेस, बिल्कुल बारीक सी कोई प्लेट है उसकी थिकनेस को फाइंड करने के लिए इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो कैसे बेहतर है। ठीक है, तो बच्चों ये आप लोगों ने सिंपल सी चीज़ ये है कि फ़र्क क्या आता है अगर हम लोग स्क्रू गेज को यूज़ करें। सबसे बेहतर उन दोनों में से वर्नियर कैलिपर के स्क्रू गेज है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या समझा इस क्वेश्चन से कि बेहतर यही है कि स्क्रू गेज बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जो स्क्रू गेज की प्रिसीशियस ज़्यादा होती है, इंस्टेड ऑफ उसका लीस्ट काउंट भी ज़्यादा होता है, वर्नियर कैलिपर की बहुत ही कम होता है। तो इसलिए क्या हुआ, द स्क्रू गेज कैन बी मेजर थिकनेस ऑफ अ प्लेट ग्लास प्लेट मोर प्रिसाइजली एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। द रीडिंग अबव obtained from a screw gauge will be more decimal places. Reason: the least count of a common vernier caliper is 0.01 while 0.001. ठीक है, a screw gauge has a much smaller least count than a vernier caliper, so it can be measure the thickness more precisely as with a greater number of decimal places. ठीक है, तो इसका सिंपल सा ये आंसर है जो आप लोगों ने लिख देना है। Question number 8. Write the correct reading of the length of a solid cylinder as shown in the figure if there is an error of plus 0.02 cm in the vernier caliper. अब ये हमारे पास एक डायग्राम दे दी गई है, उन्होंने कहा है कि आपने करेक्ट रीडिंग फाइंड करनी है और उसमें से ज़ीरो एरर को भी सेपरेट करना है। पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि जब ज़ीरो एरर हमारे पास प्लस का दिया हो तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम ऑपोजिट साइन लेते हैं। अगर प्लस का हो तो हम वर्नियर कैलिपर में से जो ज़ीरो करेक्शन करते हैं तो वो माइनस हो जाता है, और अगर माइनस का दिया हो तो हम क्या कर लेते हैं, ज़ीरो करेक्शन में उसको प्लस कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ये ना हो कि प्लस देखते हो आप लोग प्लस कर दो तो आप लोगों का आंसर भी ख़त्म। अब ध्यान से देखें डायग्राम से, मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। हमारे पास रीडिंग कहाँ से कहाँ तक आ रही है, मतलब मेन स्केल की रीडिंग 2 से अबव है, तो 2 से अबव ये कहाँ पर मैच हो रही है बच्चों, ये पॉइंट है जहाँ पे ये ना इंटरसेक्ट वर्नियर कैलिपर के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं ऑलमोस्ट, तो ये 1 2 3 4 5 6 7
2.7 हम इसकी रीडिंग लिख लेंगे, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग जो आएगी ना हमारे पास 2.7 आएगी। आपको पता है ये हम डेसिबल में चली जाती होती है वैल्यू, नीचे वाली और ऊपर वाली वैल्यू को जब लिखते हैं। इसी तरह जब वर्नियर कैलिपर की वैल्यू लिखेंगे तो वर्नियर कैलिपर आप देखें यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो ये 3.6 बन रही है, ठीक है। तो ये 3.6 जब आप लिखेंगे, सॉरी 3.6 नहीं है ये, सॉरी हमने नीचे वाली की देखनी है। तो ये देखें यहाँ से ये वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी बन रही है, 5 6 7 8 9, ये लाइन हमारे पास इंटरसेक्ट हो रही है 5 के आगे 6 7 8 और 9, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये 9 है ना, तो 9 को हम क्या करते होते हैं 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करके वर्नियर कैलिपर की, और फिर लिख लेते हैं जो आंसर आएगा। अब मैं सॉल्व करके आपको साथ का साथ दिखाती हूँ। कंफ्यूज नहीं होना, मैं वैल्यू देखते हुए थोड़ा सा आगे चली गई थी, आप लोगों ने ये नहीं समझना कि एक्सप्लेन नहीं किया। मैं दोबारा से बता देती हूँ, मेन स्केल की रीडिंग को ऊपर से देखते हैं तो डेसिमल वाली वैल्यू नीचे पॉइंट के बाहर लिख लेते हैं, और जब वर्नियर स्केल की वैल्यू को लिखते हैं तो क्या करते हैं, जो स्केल की वैल्यू आ रही होती है वो एग्जैक्टली वही वैल्यू लेके उसको 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बच्चों मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आई थी 0.27 सेंटीमीटर, वो मैंने लिख ली है। वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आई थी 9 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना होता है 0. लीस्ट काउंट के साथ, जब लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू आ गई है। अब ऑब्जर्व लेंथ हमारे पास कैसे आएगी, जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड किया तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब बच्चों हमारे पास जीरो एरर दिया हुआ था जो कि था +0.02, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई तो जीरो एरर की तरफ आप तभी जाइएगा। मेन स्केल की रीडिंग लिख ली, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लिख ली, उन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल लेंथ आ रही है जो हमने फाइंड करनी है। अब जीरो एरर भी उन्होंने दे दिया है जो कि पॉजिटिव है, पर हमने सोल्यूशन में जीरो करेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि प्लस है तो उसको माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसमें से जब माइनस किया तो हमारे पास करेक्ट लेंथ आ गई है, वो है 0.34 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपने वैल्यूज को बहुत ध्यान से डायग्राम से लिखना होता है, अदरवाइज उसका सोल्यूशन बहुत ही इजी और बहुत ही मजे का होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी बच्चों हमारे पास दिया हुआ है स्क्रू गेज का, ठीक है। तो उसके अंदर क्या कहा हुआ है, देयर आर 50 डिवीजन्स ऑन अ सर्कुलर स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज इफ द हेड टिम्बर ऑफ अ स्क्रू गेज 10 टाइम्स, अगर हम इसको 10 टाइम रोटेट करते हैं देन द स्पिंडल एडवांस बाय 5 मिलीमीटर, देयर आर also zero error and the second division of a circular scale coincide with the datum line and the zero of a circular scale this describe screw gauge shown what is the thickness of a glass slab, ठीक है। तो हमने थिकनेस उसकी फाइंड करनी है। अब इसके लिए आप लोग इसकी जो वैल्यूज है ना पहले उसको मैं आपको ध्यान से दिखा देती हूँ कि इसकी वैल्यूज को हमने देखना कैसे, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम दी हुई है। अब देखें ये हमारे पास मेन स्केल है, इसका जो लाइन आ रही है ना ये देखिए यहाँ 5 से आगे 6 है, ठीक है, और 6 से आगे भी एक लाइन शो हो रही है ये वाली लाइन। तो हम किस तरह वैल्यू को लिखते होते हैं, जो वैल्यू दी हो ऊपर जहाँ तक जा रही है और उसके अंदर नीचे वाली वैल्यू को भी ऐड कर देते हैं 5 के हिसाब से, 5 4 5 की एडिशन हो जाती है ना, मतलब 6.5, यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब जब उन्होंने यहाँ पे उसको किया है डेटम लाइन के ऊपर शो किया है, ये हमारी डेटम लाइन होती है बच्चों, ये वाली लाइन जो होती है ना ये सारी यहाँ से जो यहाँ तक आ रही है डेटम लाइन होती है। अब यहाँ पे 25 है, ये उसके ऊपर 26 है, ये 27 की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ रही है वो 27 आ रही है, इसको कैसे हम लिखेंगे 0.27, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ लिखनी होती है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना होता है, जो डेटम लाइन है और इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लीस्ट काउंट के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है इस वैल्यू के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने माइनस कर देना है जीरो एरर को। तो चलो ये भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखें ये हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू कैसे आती है, 5 मिलीमीटर होती है और डिवाइडेड बाय 10 × 50 ये वाली वैल्यू आ जाती है। जीरो एरर हमारे पास उन्होंने ये दे दिया था जो कि हमने प्लस कर दिया, हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। मेन स्केल की रीडिंग क्या आई थी 6.5, ठीक है, और सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या आई थी, अभी मैंने बताया था 27 आई है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं 0.27। अब करेक्ट थिकनेस फाइंड करने के लिए अगर आपकी ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड करनी आती है, लीस्ट काउंट की वैल्यू को आपका पता है और जीरो एरर का भी पता है, तो हमने क्या करना है इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है, ठीक है। जब ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। उसमें से जब हम जीरो एरर की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर फुल एंड फाइनल ये वाला आ जाता है 6.75। कुछ भी नहीं करना, जो वैल्यू मेन स्केल की और सर्कुलर स्केल की आई उन दोनों को ऐड करें, उसमें से आपने क्या करना है माइनस कर देना है जीरो करेक्शन को और आपके पास आंसर आ जाएगा।
बच्चों, 2 न्यूमेरिकल के बाद अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया है। 10 व्हाट इज मेंट बाय डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, गिव वन एग्जांपल। जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है वो कौन सी होती है, क्या होती है, और उसकी एग्जांपल भी दे। जी बच्चों, इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी that does not have any physical dimension, जिसकी कोई physical dimensions नहीं होती हैं, वो dimensionless होती है। dimensions का मतलब क्या होता है कि इसकी कोई dimensions है, ठीक है, उसकी कोई direction है, और जिसकी कोई भी वो नहीं है तो उसका वो मतलब dimensionless है। its dimensions can be expressed as mass not, length not, time not, where m represents mass, l represents length and t represents time. It results from the ratio of two quantities with the same unit, so all units cancel out. इससे क्या होगा कि सबके यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो उसकी कोई डायमेंशन ही नहीं होगी। नॉट का मतलब ये है कि वो है ही नहीं, कोई डायमेंशन ही नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये आप लोग बच्चों 10th क्लास में भी आप लोगों ने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला ये होता है, स्ट्रेन भी लिख सकते हैं, इनमें से जो आपको सुटेबल है आप उसका वो दे सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उसको साल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन स्क्रू गेज का दिया हुआ है, उन्होंने कहा फाइंड द थिकनेस ऑफ अ शीट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसकी वैल्यूज को पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, हम लोग डायग्राम से समझ ले। इसके अंदर जीरो एरर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने सिंपल कहा आपने लोगों ने क्या फाइंड करना है, थिकनेस फाइंड करनी है। तो बच्चों को ध्यान से देखें, तो ये हमारे पास ऊपर 1 वैल्यू दी हुई है, ठीक है, एक ही लाइन दी हुई है, इसका मतलब 1 है, और नीचे उसके बाद एक लाइन है तो उसका मतलब 5 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1.5। उसके बाद उन्होंने अगली वैल्यू हमारे पास जो है ना, थंबल लाइन है, टिम्बर, उसके ऊपर जो है डेटम लाइन जिसको कहते हैं, डेटम लाइन हमारे पास ये है, उसके ऊपर ये 25, ये 26, उससे अगली लाइन के साथ ये टच कर रहा है। ठीक है, ये देख लो बिल्कुल अगली लाइन के साथ ना ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे 26 आ रहा है। 26 को हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस वाली वैल्यू जो हमारे पास आई है इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आ गई है 1.5, मतलब 1 ऊपर था और 5 नीचे वाला था तो उसको हमने 5 में लिख दिया। सर्कुलर स्केल रीडिंग जब हमारे पास आई तो वो 0.26 मिलीमीटर में लिखती है, उसको हमने क्या किया, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दी है। अब वैल्यू कैसे आएगी, हमारे पास रीडिंग ऑफ 8 शीट्स हैं, तो 8 शीट्स की हम इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, तो इन दोनों को ऐड करने से आंसर ये आ जाएगा। अब उन्होंने कहा था एक शीट की थिकनेस कितनी है, तो 8 शीट की थिकनेस फाइंड करने के लिए 1 शीट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ, टोटल नंबर ऑफ शीट्स के साथ हमें डिवाइड करना होगा। वो थी 8, जब 8 के साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया 0.22 मिलीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने मेन स्केल की और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को लिखना है, ऐड करना है, थिकनेस के साथ डिवाइड कर देना है, जितनी आपके पास शीट्स की वैल्यू उन्होंने कहा है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन बच्चों, चैप्टर 1, उन्होंने कहा है 12 में राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स एंड राइट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब 3 डिजिट्स तक आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग लेफ्ट से, पहली चीज़ तो आप लोग ये समझ लें, जब से ही आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे आपकी पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ऊपर से उन्होंने यहाँ से नॉन जीरो के बाद आना है, तो यहाँ तक आने के लिए यहाँ पे 1 वैल्यू थी, यहाँ पे 2 वैल्यू थी, तो कितनी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, पावर 2 आ जाएगी, नेगेटिव 2 आ गया। यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, जैसे ही आप लोगों ने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ से 1, 2 एंड 3, 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब मैं ये सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ, वरना आप लोग डायरेक्ट भी इसका लिख सकते हैं। उन्होंने जब कह दिया 3 डिजिट्स तक, तो हम लोगों ने क्या करना है, एक डिजिट को खत्म करना होगा, हमें राउंड ऑफ करना होगा। अब बच्चों, पहली वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 0.02055। 3 डिजिट्स लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करना होगा। जब 5 है तो ये राउंड ऑफ हुई तो ये क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी, जब यहाँ से डेसिमल हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आए थे तो नेगेटिव आ गया। एक तो डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद ये वाली वैल्यू थर्ड वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, राउंड ऑफ, क्योंकि फोर्थ वैल्यू को खत्म करना है, वो तभी खत्म होती है जब आप लोगों ने थर्ड वाली वैल्यू को राउंड ऑफ कर लिया। अदरवाइज हमारे पास और कोई मेथड नहीं, हम ऐसे उठा के किसी वैल्यू को खत्म कर ले। तो आप लोग राउंड ऑफ कर लो, ऑटोमेटिकली आपकी फोर्थ वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिफ्थ वैल्यू भी हो, आप लोगों ने अगर फोर्थ वैल्यू को रखना है फोर्थ वैल्यू तक, तो आप लोगों ने फिफ्थ वैल्यू को देखते हुए फोर्थ वैल्यू को राउंड ऑफ कर दो, तो फिफ्थ वैल्यू ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर उन्होंने कह दिया कि 2 वैल्यू तक जाना है तो आप लोगों ने क्या करना है, थर्ड वैल्यू को राउंड ऑफ कर देना है।
अब पार्ट बी में हमारे पास क्या है 4656.5। तो पहली चीज़ हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक आना था डेसिमल लेके, तो 1 2 3 हमारे पास 10 की पावर 3 आ गई है, क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गए थे इसलिए पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब 3 डिजिट्स लेने तो हमने उनमें क्या किया, इस 6 को इस 5 के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। सॉरी 1 2 3 ये है ना, तो ये इस वैल्यू को क्या किया है हम लोगों ने ख़त्म करने के लिए इस वैल्यू का राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये 5 क्या हो गया 6 हो गया। तो डेसिमल जब यहाँ पर आ जाएगा तो 4.66 इंटू 10 की पावर 3, ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल हम लोगों ने क्या किया है, इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया है और 3 डेसिमल प्लेस तक भी ले गया अपनी वैल्यू को। तो बच्चों इसी के साथ हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली, इसलिए वीडियो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। अब तक बहुत ख्याल रखें, खूब प्रैक्टिस करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।